मैंने मना किया था अनीता, तुम इन कपड़ों में मेरे साथ नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी, और इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अजी, आप क्यों नहीं लेकर जाओगे मुझे? और इन कपड़ों में क्या परेशानी है? आजकल के दौर में तो लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। माँ, वो आजकल की ही लड़कियां होती हैं, आप जरा अपनी उम्र का तो लिहाज करो। क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? और अनीता, अब तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें टोकने लगे हैं, कम से कम अब तो जरा सी समझ ले आओ। ठीक है, इस घर में तो हर किसी को बस मुझसे ही परेशानी होती है। ठीक है, आप सब लोग जाओ घूमने, मैं यहीं पर ही रह लूंगी। ठीक है, अगर तुम जिद्दी हो तो आज मैं भी जिद्दी बन जाऊंगा। अगर तुम्हें ये कपड़े नहीं बदलने हैं तो मत बदलो, पड़ी रहो घर में ही। गोविंद ऐसे बोलकर अपने बेटों को घर से ले आया और वो सभी वैष्णो देवी घूमने के लिए चले गए। घर में बस अनीता ही रह गई थी, जिसको गोविंद लेकर नहीं गया था। मेरा कितना ज्यादा मन था कि मैं भी वैष्णो देवी जाऊं और वहां से अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट के लिए ढेर सारी रील्स और फोटोज लेकर आऊं, लेकिन ये सब बुढ़े दिमाग के लोग मुझे लेकर ही नहीं गए। जो भी हो, मैं तो ऐसी ही हूँ, एकदम हॉट। अगर ये चीज मेरे पति को नहीं दिखाई देती तो क्या हुआ, मैं उनके लिए अपना पहनावा थोड़े ही बदल दूंगी। अनीता ऐसे बोलकर अपने फोटोज वगैरह लेने लगी। दरअसल गोविंद अनीता को इस वजह से अपने साथ लेकर नहीं गया था क्योंकि वो वैष्णो देवी जैसी देवी माँ की जगह पर शॉर्ट स्कर्ट और साथ ही बहुत ही डीप नेक टॉप पहनकर जा रही थी। अनीता ऐसी ही थी, वो बहुत ही मॉडर्न तरह से रहती थी, जिसकी वजह से वो मॉडर्न कम और बेशर्म ज्यादा लगती थी। हालांकि वो 10-10 बेटों की माँ थी, लेकिन उसमें एक समझदार माँ वाली बात बिल्कुल नहीं थी। रातों को देर देर तक क्लब में जाकर पार्टीज करना, छोटे छोटे कपड़े पहनना और सोशल मीडिया का शौक रखने वाली अनीता ने अपने परिवार की मुश्किलों को बढ़ाया हुआ था। सारे मोहल्ले में वो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बदनाम थी, लेकिन उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। गोविंद अनीता को समझाता था, लेकिन उसको कोई भी बात समझ नहीं आती थी। 10 के 10 बेटे भी अपनी माँ की हरकतों से परेशान थे। इसीलिए एक दिन वो अपने बाप से बोलते हैं, बाबा, आप हमारी शादी करवा दो। तुम्हें अचानक क्या हुआ? और रिश्ता क्या फ्रिज में रखा हुआ है जो मैं निकालूं और तुम्हारी शादी करवा दूं? बाबा, भले ही रिश्ता फ्रिज में नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में है। आप हमारी बात को समझो बाबा। हमें डर लगने लगा है, क्योंकि अगर माँ को हमारी शादी का ख्याल आ गया तो फिर वो हमारे लिए लड़कियां ढूंढेंगी, और हमें यकीन है कि माँ अपनी जैसी ही बेशरम लड़कियों को चुनेंगी। इतना सुनते ही गोविंद को चिंता हुई। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, अभी तो एक ही अनीता है, मैं 10-10 और अनीता नहीं झेल सकता हूं। बेटा तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए संस्कारी लड़कियां ढूंढेगा। गोविंद की बात सुनकर 10 भाइयों को चिंता कुछ कम हुई। गोविंद ने अपने बेटों के लिए संस्कारी लड़कियां ढूंढने की बात एक पंडित से की, और 2-4 दिन में ही पंडित ने गोविंद को एक ही घर की चाचा, ताऊ और बुआ जी की बेटियां सुझाईं। गोविंद जी, बिल्कुल जैसी बहुएं आप चाहते हो ना, उस घर की सभी बेटियां ऐसी ही हैं। उस घर की बेटियों का चेहरा आज तक किसी पराये मर्द ने नहीं देखा है। कहो तो आपके बेटों से उनकी बात पक्की कर दूं। पंडित जी, नेकी और पूछ मेरी तरफ से तो हाँ ही है। पंडित जी ने लड़कियों के घर जाकर भी रिश्ते की बात की और गोविंद के सभी बेटों का रिश्ता उस घर की बेटियों से पक्का हो गया। अनीता ने इस सब पर आपत्ति उठाई, लेकिन उसे गोविंद ने हैंडल कर लिया, और कुछ ही दिनों बाद छोटी मोटी सी शादी करके अनीता के बेटे उन सभी लड़कियों को अपनी बीवियां बनाकर घर ले आई। 10 की 10 बहुएं बेहद संस्कारी थी। वो अपने मुंह तक का घूंघट हमेशा किए हुए रखती थी, जिसकी वजह से अनीता को वो ज्यादा पसंद नहीं थी। शादी के 1-2 दिन तक तो अनीता ने उन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर वो बोली, बहुओं, ये जो तुम अपने मुंह तक कपड़ा लटकाए रहती हो, इससे तुम्हें मिलता क्या है? अंधों की तरह तुम काम करती रहती हो, इस सब से फायदा क्या है? माँ जी, ये सब हमारे संस्कार हैं जो हम अपनी माँ और अपने परिवार से लेकर आए हैं, और इस तरह काम करने में हमें परेशानी नहीं होती, तो आप चिंता मत कीजिए। स्वरा के पीछे ही 2 बहुएं और खड़ी हुई थी। स्वरा का जवाब सुनकर उन्हें गर्व महसूस हुआ, लेकिन अनीता को देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। हमारी सासू माँ को तो देख कॉलेज की बच्ची लग रही है। ठीक कहा, जो बस 20 बार फर्स्ट ईयर में फेल हुई हो। वैसे हमारी सासू माँ इस उम्र में भी इतने छोटे कपड़े कैसे पहन लेती है? बस सब बेशर्मी की बात है, और क्या। अनीता का मजाक बनाकर दोनों बहुएं अपने कामों में ही लग गईं। जहां 10 की 10 बहुएं अपनी ससुराल ने आदर के साथ घूंघट करके रहती थीं, वहीं अनीता अधनंगी से अपनी बहुओं के सामने घूमती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक रोज 10 की सास बहुएं छत पर बैठकर अचार सुखा रही थी।
तभी टॉवल लपेटे उनकी सास छत पर आ गई और छत पर सूखे कपड़ों में हाथ चलाने लगी। गॉड, मेरा ब्लाउज कहाँ गया? अभी कल ही तो धुलवाया था। अनीता को ऐसी हालत में देखकर सभी बहुओं की आंखें फट गईं। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बर्ताव करें। कुछ देर बाद अनीता अपना टॉप लेकर चली गई। तब सब बहुएं आपस में बातें करने लगी। हे भगवान, ये सब क्या था? सोचा नहीं था कि हमारी सास इतनी बेशर्म होगी। हद है। सभी बहुओं ने ऐसे बोलकर आसपास देखा। आसपास की छतों पर लोग थे जो उन्हें ही देख रहे थे। भाभी, मुझे तो यहाँ बड़ा अजीब सा लग रहा है। माँ जी की वजह से सभी हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं। ठीक कहा, माँ जी की इन हरकतों की वजह से लोग हमें गलत न समझने लगे। सभी बहुओं ने जल्दी जल्दी से अचार को फैलाया और वो नीचे चली आईं। नीचे आकर उन्होंने देखा कि उनकी सास सेंट वगैरह लगाकर बाहर घूमने जा रही हैं। माँ जी, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? अनीता ऐसे बोलकर चली गई। उसकी बेशर्मी को देखकर सभी बहुएं हैरान थी। पूरे मोहल्ले में उनकी बेइज्जती होती थी और अनीता की हरकतों की वजह से उनका घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हुआ रखा था। जब भी उन्हें कोई बाहर देखता तो वो अनीता की ही बातें शुरू कर देता था, जिसकी वजह से बहुओं को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक रोज सभी बहुएं बाजार गई हुई थी। वहां से लौटने में उन्हें रात हो गई। वो सभी साथ में ही आ रही थी कि तभी उन्हें बहुत सारे गुंडों ने घेर लिया। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हटो, हमारा रास्ता छोड़ो। मैडम, ऐसे घूंघट वगैरह करके शरीफ ना बनो। हम जानते हैं तुम्हारी सास कैसी है और तुम कैसे घराने की बहुएं हो। देखो, हम सभी अपनी सास से बहुत अलग हैं। हम ऐसी वैसी लड़कियों में से नहीं हैं। हमें जाने दो। मैडम जी, सास ही ऐसी हो, वहाँ की बहुएं कैसी होंगी ये हम अच्छे से जानते हैं। अनीता की बेशर्मी की वजह से उसकी बहुएं मुसीबत में पड़ चुकी थी। वो गुंडे उनकी तरफ को ही आ रहे थे कि तभी काम से लौटते हुए सभी बहुओं के पति ने उन्हें ऐसे मुसीबत में फंसा देख लिया और वो जल्दी से उनके पास आए। हे, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बीवियों को हाथ लगाने की? सभी बहुओं के 10-10 पतियों को देखकर वो गुंडे घबरा गए और अपनी खैर वहां से भाग जाने में ही समझते हुए वो वहां से सभी चले गए। इस सब के बाद सभी बहुएं रोने लगी। उनके पति उन्हें घर ले आए और अपनी मां पर भड़कने लगे। माँ, आखिर आप कब तक हमारे लिए इन मुश्किलों को पैदा करती रहोगी? कल तक लोग हमारे ऊपर थूकते थे, आज आपकी बहुओं को भी गलत समझने लगे हैं। और कब तक आप इसी तरह हमारी मुश्किलों को बढ़ाओगी? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो और मैं तुम्हारी मुसीबत हूँ? अनीता अपनी गलती को मान नहीं रही थी। उस रात को उसने बहस वगैरह कर ली, लेकिन जब वो अगली सुबह घर से निकली तो उसने अपनी बेटों की बात पर गौर किया और अपने आसपास ध्यान दिया। सभी लोग उसे अजीब अजीब सी ही नजरों से देख रहे थे, जिसकी वजह से अनीता को भी अनकंफर्टेबल महसूस हुआ और वो घर आ गई। वो काफी उदास सी थी। क्या हुआ सासू माँ, आज आप बाहर नहीं गई? गई तो थी लेकिन लौट आई। बहुआ, मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चला कि तुम सब किस वजह से मुझसे ऐसा करने को मना करते थे। अभी तक मैं अपनी बेशर्मी को मॉडर्न समझते हुए अंधी होकर बाहर निकलती थी, लेकिन कल की तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आज बाहर जाकर मुझे अजीब महसूस हुआ। मेरी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दो। माँ जी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप अभी से अपनी संस्कृति से जुड़ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलकर सभी बहुओं ने मिलकर अपनी माँ को साड़ी पहनाई और उसे शीशा देखने को कहा। साड़ी पहनकर अनीता को एक अलग सा ही सुकून महसूस हुआ। अब अनीता समझ गई थी कि जैसा देश वैसा भेष रखना जरूरी है। अनीता ने उस दिन से ही बेशर्मी छोड़ दी। उसके इस बदलाव ने सभी की जिंदगी को बदल दिया। अब उसके बेटे और पति भी उससे खुश रहते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। क्या आपके पड़ोस में भी कोई ऐसी सास है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।